नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारा विशेष कार्यक्रम सदन दिन भर। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। सबसे पहले नजर संसद में आज हुई कार्यवाही की सुर्खियों पर। दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक और चार्टर्ड अकाउंटेंट, कास्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज संशोधन विधेयक संसद से पारित। दोनों विधेयकों पर आज राज्यसभा में लगी मुहर। लोकसभा से पहले ही पारित हो चुके हैं दोनों बिल। लोकसभा में नियम 193 के तहत यूक्रेन पर चर्चा। कई मंत्रियों ने लिया चर्चा में हिस्सा। जनरल वीके सिंह बोले, मोदी सरकार जनता के लिए काम करती है, श्रेय लेने के लिए नहीं। सामूहिक विनाश के हथियार और उनके वितरण प्रणाली से जुड़ा संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश। संविधान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 लोकसभा से पारित। और महंगाई और अन्य संबंधित मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का विरोध। और सदन दिन भर में आज पहले राज्यसभा में हुई कार्यवाही से जुड़ी खबरें। संसद ने मंगलवार को दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 पारित कर दिया, जिसे राज्यसभा ने ध्वनि मत से मंजूरी दी। विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संसद के पास दिल्ली के लिए कानून बनाने की पर्याप्त अधिकार हैं। लोकसभा ने 30 मार्च को विधेयक पारित किया। विधेयक दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 में और संशोधन करने का प्रयास करता है और दिल्ली के 3 मौजूदा नगर निगमों को एक दिल्ली नगर निगम में एकीकृत करने का प्रस्ताव करता है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नया विधेयक किसी भी तरह से दिल्ली के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करता है। ये बिल फेडरल स्ट्रक्चर पर किसी भी एंगल से, किसी भी दृष्टि से कोई आघात नहीं करता। मान्यवर, फेडरल स्ट्रक्चर पर तो आघात तब होता जब किसी पूर्ण राज्य के लिए मैं बिल लेकर आता। सबको मालूम है दिल्ली संघ राज्य है और राजधानी क्षेत्र के सरकार का एक अलग कानून है, इसके लिए एक अलग प्रोविजन किया है। और जो लोग सत्ता में हैं और हर रोज आहे तौबा करते हैं, उनको चुनाव लड़ते वक्त ये देख लेना चाहिए कि लड़ने के बाद कितने अधिकार मिलेंगे। अगर ये अधिकार से संतुष्टि नहीं है तो नहीं लड़ना चाहिए। आप संघ राज्य क्षेत्र का एनसीडी का चुनाव लड़ो, यहां राजधानी क्षेत्र का चुनाव लड़ोगे और मांग और महत्वाकांक्षा पूर्ण राज्य की रखोगे, ये तो संभव ही नहीं। कहीं न कहीं आपकी सोचने में थोड़ा फर्क है। मान्यवर, उन्होंने कहा कि केवल और केवल भय के कारण ये बिल लाया गया है। भय किस बात का भय? चुनाव के हार का भय? हम तो लोकतंत्र में मानते हैं हार कभी भी किसी की भी हो सकती है, हमारी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। किसी जनता जो तय करेगी वो जीतेगा, नहीं करेगी वो नहीं करेगा। मगर एक मैं छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं, भय किसको है मान्यवर? क्यों अभी चुनाव कराना है? 6 महीने बाद करोगे तो हार जाओगे क्या? भय किसको है? हम एक व्यवस्थापन खड़ा करने के लिए 6 महीना मांग रहे हैं, तो बाद में हार जाओगे क्या? लोकप्रियता डाइल्यूट हो जाएगी क्या? मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि निचले मतलब स्थानीय निकायों के अंदर चुनाव समय पर होना चाहिए। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है अभी? कितने चुनाव अटका कर बैठ गए? क्यों बैठ गए? अगर स्पीड थी तो भाषण में कहते हमारी महाराष्ट्र सरकार भी ठीक नहीं कर रही है। सौतेला व्यवहार आप पार्टी की सरकार ने तीनों निगमों के साथ किया है, इसके कारण ये बिल लेकर आना पड़ा। मान्यवर, हमसे तो दुश्मनी हो सकती है, दिल्ली की जनता से क्या दुश्मनी है?
उन्होंने तो आपको वोट दिया है, सरकार बनाने का मौका दिया है। भाजपा की खुंदक दिल्ली की जनता पर क्यों निकाल रहे हो? मान्यवर, मैं कुछ बताना चाहता हूं। यहां पर चौथा वित्त आयोग तो पूरा उन्होंने सिरे से निकाल दिया, चलो छोड़ दो। दिल्ली का पांचवा वित्त आयोग, जिसमें अनुशंसा की गई कि दिल्ली सरकार ने 40,561 करोड़ रुपया तीनों निगमों को देना है प्रोरेटा। दिल्ली सरकार सहमत नहीं हुई। 21,000 करोड़ के आधा कर दिया। 21,000 करोड़ से सहमत हुई, 19,000 करोड़ तो उड़ा ही दिया, 21,000 करोड़ भी पूरा नहीं दिया मान्यवर। और इसका कारण भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? हमने राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने महत्वपूर्ण अनुशंसाओं को जो पांचवें दिल्ली वित्त आयोग ने की, उसको मानो ऋण माफी नहीं माना, शिक्षा क्षेत्र व्यय की पूर्ण प्रतिवृत्ति जो प्राथमिक शालाएं कॉरपोरेशन चला रही है नहीं माना, स्वच्छता पर व्यय के लिए वित्त पोषण नहीं माना, बकाया ऋणों पर ब्याज माफ करना नहीं माना, और ये कहते हैं कि हम सौतेला व्यवहार नहीं करते। जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए, हर संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इस बिल लाए हैं। ये बिल में हमारी कोई मंशा नहीं है, न ही इस बिल के लागू होने के बाद, निगमों की तिथि समाप्त होने के बाद हम कोई पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर रखने वाले हैं। एक स्पेशल ऑफिसर आएगा एक्ट के तहत, वो पुराने एक्ट का प्रोविजन है, नए एक्ट का प्रोविजन नहीं है। जो पहले से एक्ट था उसी का है। हम कोई पॉलिटिकल व्यक्ति को नहीं रखेंगे बंगाल की तरह मान्यवर। एक स्पेशल ऑफिसर आएगा, जो ऑफिसर इसको चलाएगा। और चुनाव भी मान्यवर समय पर ही होंगे। चुनाव के समय से हमें ना अभी डरने की जरूरत है, ना 6 महीने के बाद डरने की जरूरत है। कांग्रेस और आप सहित कुछ विपक्षी पार्टियों ने एमसीडी बिल का विरोध किया। आप सांसद संजय सिंह ने जानना चाहा कि मौजूदा सरकार 7 सालों से सत्ता में है, ऐसे में ये बिल अब क्यों लाया गया। वहीं कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे चुनाव टालने का बहाना और राजनीतिक आडंबर बताया। तो वहीं भाजपा सदस्य डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने विधेयक के पक्ष में अपनी दलील रखी। सुनते हैं कुछ अन्य सदस्यों ने इस विधेयक को लेकर आज राज्यसभा में क्या कहा। 2014-15 में दिल्ली को मिला 325 करोड़, 2015-16 में 325 करोड़, 2016-17 में 325 करोड़, 2017-18 में 325 करोड़, 2018-19 में 325 करोड़, 2019-20 में 325 करोड़। सर, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, लाखों करोड़ रुपए का टैक्स दिल्ली की जनता देती है, मात्र 325 करोड़ रुपए आप हर साल देते हैं। Can he tell us how the admitted revenue gap of 2,200 crores just a year ago in these municipalities altogether, that is salary and other pension bill and other expenses of 8,940, their official figures, sir, minus earnings of 6,725 crores, deficit is 2,200 crores. How will it be bridged by this bill? Is there a single provision in this bill, any policy which will improve this? So this is supposed to be a bill for improvement. Secondly, will he tell us how Own Finance Commission of the central government has recommended a devolution of 488 rupees per person per year for every municipality in India. 488 rupiya prati vyakti prati varsh. That comes, sir, for Delhi for the current year or year ago to 4,087 crores. Sir, did you as the central government give 4,087 crores to the municipality of Delhi? टैक्स पेयर्स की ढंग से देखें तो ईस्ट दिल्ली में टैक्स पेयर्स की संख्या है 2,88,000, नॉर्थ में है 3,35,000 और साउथ में है 4,75,000। अब ये तो संख्या है, पर गुणवत्ता के आधार पे देखेंगे, संख्या के आधार पे देखेंगे, राशि के आधार पे देखेंगे तो उसमें साउथ दिल्ली की स्थिति बहुत बेहतर नजर आती है। इसलिए संसाधनों का एक बहुत असंतुलित डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जिसकी वजह से यह समस्या और बढ़ती चली गई। और उसमें फिर जब राज्य सरकार के द्वारा न्याय नहीं किया गया तो यह भी आप देखिए, दिल्ली का एक साल का बजट 75,800 करोड़, एमसीडी के लिए संस्तुति
40,500 करोड़ और आवंटन 6,129 करोड़। बस यह संख्या अपने आप में पर्याप्त है बताने के लिए कि एमसीडी के लिए किस प्रकार का न्याय किया गया और क्यों एमसीडी के एकीकरण की आज आवश्यकता थी। Trifurcation also before 2011, when it was one corporation, the financial condition of the corporation was not very sound. Sir, if my information is correct, there was a deficit when it was unified corporation of around rupees 2,451 crore when it was a unified corporation. So I don't think there is any logic in saying that after trifurcation, the financial condition went wrong. Talking of size, the Kolkata Municipal Corporation, the Mumbai Municipal Corporation are larger in size, but we have managed. We are managing. So don't bring in size there. संसद ने मंगलवार को चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सचिवों के संस्थानों के कामकाज में सुधार के लिए लाए गए विधेयक को मंजूरी दे दी। राज्यसभा ने विपक्षी सदस्यों के सभी संशोधनों को नकारने के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज संशोधन बिल 2022 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा ने 30 मार्च 2022 को बिल को मंजूरी दी थी। कानून में संबंधित संस्थानों की अनुशासनात्मक समितियों के अध्यक्ष के रूप में गैर चार्टर्ड अकाउंटेंट, गैर लागत लेखाकार और गैर कंपनी सचिव के नियुक्त करने का प्रावधान है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन संस्थानों को 3 महत्वपूर्ण स्तंभ करार दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में कॉर्पोरेट प्रशासन को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। Those 3 acts are there. They are going to continue. They will govern the functioning of the 3 institutions. But this one act, which is now going to have an impact on each of the 3 acts, is only to the limited extent of bringing in greater transparency in the disciplinary processes with which these institutions function. And therefore, the 3 institutes governed by their respective acts will continue to have the responsibility for the functions which have been with them always, whether it is for qualifying people, licensing people, regulation of their conduct. All this will continue to be with them. And even as regards students, the institutes had earlier also full powers, and that shall not be interfered with. That will continue to be with them. So whether it is a question of thinking about increasing the fee or registration of members and even certification of practice, they are all now, as is before, as it was earlier, they continue to be, and this act has nothing to do with that at all. The council will have full powers to fix the fees and certifying the members. So there were references made to Section 18 of the Act saying administering funds of the institutions. They will continue to be as per the provisions of Section 18 of the Act. So there is no change at all in the composition of the councils responsible for the management of affairs of the institutes. The ICA has 40 members, 8 of them government nominees, 32 elected members. SI and the Institute of Cost Accountants of India, 5 government nominees and 15 elected members. The institutes, therefore, shall continue to function under overall control, guidance and supervision of their respective councils, which are as per their acts. विधेयक पर हुई चर्चा में विभिन्न दलों के सदस्यों ने अनुशासन समिति एवं बोर्ड में पेशे से बाहर के सदस्यों को रखने के प्रावधान के बारे में परस्पर विरोधी मत रखे। कुछ का मानना था कि नैसर्गिक न्याय के पक्ष में ऐसा करना आवश्यक है, जबकि कई सदस्यों का मानना था कि पेशेवरों के आचरण जैसे तकनीकी मुद्दों को गैर चार्टर्ड अकाउंटेंट सदस्य कैसे हल कर सकते हैं। कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और वाईएसआरसीपी ने बिल का विरोध किया। उनकी दलील थी कि इस विधेयक में कई खामियां हैं। The bill makes provisions for a non-chartered accountant as per the presiding officer of the disciplinary committee, which could hamper the professional functioning of the committee. See, the other professional bodies like medical council,
or the bar council are headed by professionals who understand the nuisances of industry and bring in experience and expertise. And how would a non-CA understand the technical nuisances of the issues in front of the committee? Fairness will differ from person to person, very subjective assessment. Now my point is, if a subjective assessment is the cause of discipline, disciplinary action, in that case, let it be left to the judgment of the professionals. How can you decide the fairness of a financial statement which is so technical in nature when a non-chartered accountant can sit on judgment and decide about it? Let us look at it, sir. If there are normally, in a medical cases also, there are a lot of misconduct possible. The Indian Medical Council goes into it. But suppose if you are looking at a medical procedure, whether it was done rightly or wrongly, can it be decided by a non-medical professional? The inclusion of non-domain experts into the body and as the president is detrimental to both quality and morale. While there has been instances of accounting fraud, bringing in an outsider to regulate the sector may lead to situations where the outsider has no expertise and is unable to understand and suitably check fraud. Clause 21(8) says that you can't withdraw a complaint given to a body. Sir, my question is, how can you prevent a person from withdrawing the complaint? You can't compel a person to prosecute a complaint which is not interested in it. Therefore, sir, this is going against the well-settled legal principles. What is the logic behind it when we have such a finest of 3 professional institutes like they are autonomous in nature too? Then what is the purpose? Will it not create multiple of institutions? Will it not create more confusion? Will it not complicate the whole process? Whatever the rules we are bringing, to regularize only the Parliament is bringing, not any intention to interfere or belittle them. That is not our intention. Sir, here also, some of the proposals already been accepted and legal changes are being undertaken in consult with the institutions. The institutions already accepted and consulted by the government. They are accepted the amendments, certain things that is brought up. The government is reforming the disciplinary committees of chartered accountants and also doctors, why not judges? Also, till date, no judge of the High Court or the Supreme Court has been impeached. And even the CBI has to seek sanction of the concerned High Court if it has to proceed even against a retired judge. This is akin to saying that only a chartered accountant is competent to understand matters of disciplinary proceedings. Because disciplinary proceedings by very nature are non-adversarial in nature and they are based on the principles of natural justice. So, sir, if a person who is not a doctor can make a good health minister, if a person who is not an electrical engineer can make a good power minister, why can't a non-CA be part of the disciplinary committee? I commend the bill for prescribing timelines for completion of disciplinary proceedings involving misconduct by the members of the respective professions. The bill also empowers the 3 reputed councils to constitute multiple boards of discipline and disciplinary committees. सदन दिन भर में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे लोकसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरें। संसद की प्रक्रिया। हमारी संसद की इस कड़ी में आज चर्चा उन प्रक्रियाओं की जिन्हें आप बार बार सुनते हैं। आज बड़ी ही आसान भाषा में हम आपको इस बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले स्थगन, एडजर्नमेंट। स्थगन एक निश्चित समय के सदन की कार्यवाही को निलंबित कर देता है, जो घंटे, दिन या सप्ताह का हो सकता है।
लेकिन वो तय होता है। सदन की कार्यवाही को स्थगित करने की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होती है। सदन की कार्रवाई आज दिनांक 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अनिश्चितकाल के लिए स्थगन, एडजर्नमेंट सिने दिया, मतलब अनिश्चितकाल के लिए संसद की कार्यवाही को समाप्त करना। दूसरे शब्दों में, जब सदन कार्यवाही की दोबारा बैठक के लिए कोई दिन या समय सुनिश्चित न हो, उसे ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगन कहते हैं। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सदन दिन भर। लोकसभा में आज संविधान, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा हुई और चर्चा के बाद विधेयक पारित किया गया। चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस के सांसद के सुरेश ने कहा कि इस बिल के जरिए झारखंड के कुछ समुदायों को इसमें शामिल किया जा रहा है। सरकार चुनावी नजरिए से इस तरह के बिल ला रही है। वहीं बीजेपी के सांसद सुशील कुमार सिंह ने कहा कि ये इन जनजातियों की सहभागिता का बिल है। You have to include any community into scheduled caste and I have no objection, but at the same time, you must understand the real problem which are facing by these communities, scheduled caste and scheduled tribes. Sir, I am coming to certain issues throughout the country. Sir, the very rights of scheduled tribes in the various parts of the country are facing so many problems. Sir, recently Gujarat, the rights of scheduled tribes of Gujarat is being denied by a government, Gujarat state government, that has decided to go head with the Partapi Narmada river linking project. In the face of grassroots movement protesting this ecological disaster likely to result in displacement of thousands of Adivasis. Honorable Minister is keeping quiet. ऐसे तमाम सैकड़ों शहीदों को नमन करता हूं और उनको ये विश्वास दिलाता हूं कि आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है और जिसमें जनजातीय मंत्रालय का भाग अर्जुन मुंडा जी ने संभाला है, आज आपको न्याय मिलेगा। ये सामान्य बिल देखने में लगता है, लेकिन इसकी कहानी अगर सुने, मैं सिर्फ समय का अभाव है तो मैं इसका सिर्फ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पढ़ रहा हूं। 10/8/1950 को भक्ता समुदाय को अलग जाति बनाकर अनुसूचित जातियों के श्रेणी क्रम संख्या 3 पर सूचीबद्ध किया गया। 71 वर्षों से भोक्ता समाज अपने पहचान और अस्तित्व की लड़ाई लड़ता आ रहा है। 5/10/2004 को पत्रांक संख्या 473 झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान रांची के निदेशक द्वारा खरवार जाति के उपजातियों का अध्ययन करके कल्याण विभाग को प्रेषित किया गया। लोकसभा में आज नियम 193 के तहत यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए केरल से सांसद उनके प्रेमचंद्र ने कहा कि यूक्रेन मामले पर भारत सरकार की स्थिति क्या है। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऑपरेशन गंगा के जरिए छात्रों को यूक्रेन से वापस लाया, इसका हम स्वागत करते हैं। चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि इस तरह के ऑपरेशन के लिए भारत का अपना बेहतरीन इतिहास रहा है। The first advisory of Ministry of External Affairs and the embassies in Ukraine regarding the crisis, it was lacking clarity and it was lacking direction. Sir, what was the first advisory says, I quote, Sir, in view of the uncertainties of the current situation in Ukraine, Indian nationals in Ukraine, particularly students who stay is not essential, may consider leave temporarily. Sir, unquote. That means in view of the uncertainties of the current situation in Ukraine, Indian nationals in Ukraine, particularly the students whose stay is not essential, may consider leave temporarily. This was the first advisory issued by the Ministry of External Affairs on 15th February. Sir, you may kindly see the advisory issued by the United States of America on 11th February 2022,
in which a specific direction has been given that American citizens not to travel to Ukraine and asking those who are in Ukraine to leave immediately. I would like to recommend to the government that the strategic autonomy, the Nehruvian principles of non-alignment that's held India in good stead between 1946 and 1989 or 1991 are principles that are worth going back to. I know our friends on that side of the house, they leave no stone unturned, and with every breath, they try and criticize the first Prime Minister of India, Mr. Jawaharlal Nehru. But the fact remains that those principles which were enunciated then possibly have stood the test of time, and Ukraine and the crisis in Ukraine and the position which the government of India has taken possibly bears the most eloquent testimony to those principles which were articulated at the founding of our republic. चर्चा में हिस्सा लेते हुए आवासन और शहरी मामले के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड मैप पूरी तरह से साफ था, जिस वजह से ऑपरेशन गंगा पूरी तरह से सफल रहा। This gives me an opportunity because you said, sir, that the advisories were lacking in clarity and direction. I have tried to place that in perspective, and now I say the advisories were both focused and clear, but also that there was certain uncertainty has been unleashed on account of the disruption in supply lines, which is going to happen depending on the duration and the cost that the military operations take. That disruption could get further widened. But let me tell you what has happened to oil and gas prices meanwhile, sir, because that is something on which many of us tend to comment without looking at the global picture and what this military operation has done. और चर्चा में हिस्सा लेते हुए नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हम अलग-अलग राजनीतिक दल से हैं, लेकिन हमारे लिए देश सदैव पहले होना चाहिए। इसके पहले भी कई ऑपरेशंस हमने किए हैं, लेकिन ये अतिशयोक्ति नहीं होगी सभापति महोदय अगर हम कहें कि ये शायद this has been the largest evacuation exercise in war by any country in the world in recent history. And it has been made possible because of the leadership of our Prime Minister, his resolve, his commitment. मैं पूछना चाहता हूं कि क्या किसी और देश ने एक ऐसा एक्सरसाइज अंडरटेक किया यूक्रेन में? इसका उत्तर है नहीं सभापति महोदय। कई ऐसे देश थे जिनके 6000 वहां नागरिक अटके हुए थे, 15 दिन बाद एक प्लेन भेजा। कई ऐसे वेस्टर्न देश थे जिन्होंने अपनी एम्बेसी में नाम नहीं लेना चाहता हूं, अपनी एम्बेसी बंद कर दी, एडवाइजरी इशू की, और मैं कोट करता हूं उनका नाम लेते हुए बिना, the government will not be able to evacuate its citizens from Ukraine. ये एक तरह की सरकार और यह दूसरी तरह की संवेदनशीलता और कर्मठ और एक विचारधारा की सरकार। 2014 से सरकार ने इन विषयों के ऊपर जिस तरह से काम किया है, उससे एक कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की है जनता को, हमारे प्रवासियों को, कि अगर कुछ गड़बड़ होगी, अगर कुछ दिक्कत आएगी, तो भारत की सरकार उनकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। और इसी के साथ सदन दिन भर में आज इतना ही। सदन के दिन भर के कामकाज पर आधारित कार्यक्रम सदन दिन भर को आप संसद टीवी के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।